हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, नेक्स्ट लाइव लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लाइव लेक्चर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 4। बच्चों, अभी तक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम नर्वस टिश्यू का पूरा डिटेलिंग पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लाइल टिश्यू। और जो लास्ट लेक्चर था बच्चों, उसके अंदर हमने इस चैप्टर का हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। एंड आई होप उसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि बायोलॉजी को कंसेप्चुअली कैसे पढ़ा जाता है और कैसे हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी कंसेप्चुअली पढ़ के समझ के आसान बना सकते हैं। आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसमें न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू से रिलेटेड सारा काम हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो वाला पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। एंड लास्टली इस चैप्टर में जो सेंस ऑर्गन्स हैं बच्चों, आई बॉल, ईयर, उन सबको कवर करेंगे। इस तरह से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। जो बच्चे हमारे साथ मिलकर नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन डू सो। क्या करना होगा? 3 काम उनको करने हैं बच्चों। प्ले स्टोर से एक तो हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, सोचिंग ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। दूसरा काम आपको क्या करना होगा बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट इज सोचिंग एजुकेशन बाय डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। इस चैनल पे आपकी कंप्लीट बायोलॉजी प्रिपरेशन हो जाएगी, नॉट ओनली फॉर नीट, लेकिन यदि आप आईसीएआर दे रहे हो तो भी आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सीयूईटी के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत जल्दी अब 9-10 साइंस भी हम चैनल के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इनफैक्ट बीएससी कोर्सेज के लिए भी प्लानिंग चल रही है। और तीसरा काम क्या करना है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा बच्चों। ऐप के डैशबोर्ड पे भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा बच्चों, चैनल लिंक मिल जाएगा। तो इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बायोलॉजी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, अगेन एक ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन इग्नोर्ड रहता है। आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो, और जब ध्यान नहीं देते हो तो जब फिर क्वेश्चन आते हैं तो गलत करते हो, है ना। इस टॉपिक में जो साइनेप्स वाला पार्ट है बच्चों, ये तो चलो ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। इसको तो मैं कह सकता हूं कि रिलेटिवली इजी है बच्चों। लेकिन जो एक और चीज आज हम साइनेप्स के साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों, और पढ़ते भी हैं इसी के साथ, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला पार्ट है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। उसको यूजुअली आप इग्नोर कर देते हो, और फिर वहां से जब क्वेश्चंस आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, तो फिर वहां गच्चा खा जाते हो एग्जाम के अंदर। तो ऐसा अब नहीं करना है, ध्यान देना है बच्चों इस टॉपिक के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइनेप्स होता क्या है। सिंपल वे में यदि हम समझें कि भाई साइनेप्स क्या होता है, तो वो जगह जहां पर दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं। ठीक है, एंड नॉट ओनली दो न्यूरॉन्स, सिर्फ दो न्यूरॉन्स के बीच का ही जंक्शन नहीं बच्चों, एक न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच भी जो जंक्शन बनता है कंसेप्चुअली, दैट इज अ साइनेप्स। तो हम साइनेप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ टू न्यूरॉन्स और अ न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर। आगे बात समझ में, सिंपल डेफिनेशन है ना। क्योंकि एनसीईआरटी ने साइनेप्स टॉपिक में साइनेप्स को डिफाइन नहीं कर रखा था, इसीलिए मैंने यहां पर अपने वर्ड्स में डेफिनेशन आपको दे दी है बच्चों, जो अंडरस्टैंडेबल भी है। नाउ, साइनेप्स यदि एक न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में बन रहा है, तो उसको हम एक और नाम देते हैं, और ये नाम हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तरह से रिवीजन है ये वाला जो स्टेटमेंट है। कहां पढ़ा था बच्चों? दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, घंटी बज जा नीचे, अभी तक दिमाग की हमने पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर, है ना। पढ़ाया था मैंने वहां पर आपको, जब अपन ने पूरी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी। तो साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर क्या कहलाता है बच्चों? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट कहलाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, क्लियर है। तो साइनेप्स क्या होता है ये भी हमने देख लिया। इसके बाद फिर साइनेप्स सिर्फ दो न्यूरॉन्स के बीच में ही नहीं होता है बच्चों, न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में होता है। ये कंसेप्ट भी हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि भाई साइनेप्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो साइनेप्स के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, कौन कौन से? एक तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन,
तीन पार्ट होते हैं, एक जो टिपिकल साइनेप्स होता है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसको पहले समझेंगे बच्चों हम डायग्राम की मदद से। चलो इस जगह पर समझ लेते हैं, उस पर एक और पार्ट पढ़ेंगे अभी अपन। तो तीन पार्ट्स कैसे होंगे बच्चों? सपोज करो ये एक न्यूरॉन है ना, ये इधर सेल बॉडी एक्सोन वाला पार्ट, ये नर्व टर्मिनल है बच्चों, ठीक। अब ये इसमें मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रिक इंपल्स यदि ट्रांसमिट हो रही है, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है, कंडक्ट हो रही है, ये इसके एंड्स पे पहुंच गई। अब यदि इसको अपनी इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट करना है तो फिर वो कैसे होगी बच्चों? तो मान लो ये एक अगले न्यूरॉन के साथ साइनेप्स यानी कि जंक्शन बना रहा है इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है यही क्या है बच्चों? हमारा साइनेप्स है। अब इस साइनेप्स में, इस जंक्शन में जो न्यूरॉन पहले है इधर जहां से इंपल्स आ रही है इस न्यूरॉन के पास, इसके नर्व टर्मिनल्स की जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? यही मेम्ब्रेन कहलाएगी आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी ये? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है जिसमें ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा बच्चों, उसकी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। और दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो थोड़ा सा गैप हमें दिख रहा है बच्चों, ये गैप क्या कहलाता है? ये गैप ही कहलाता है साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी इसको हम कहते हैं। क्लेफ्ट का मतलब ही क्या होता है? एक गैप होना, है ना, किसी चीज के बीच में गैप होने को हम क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक। ये तीन पार्ट्स होते हैं बच्चों। अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट होती कैसे, थोड़ा सा यहां पर अपन ब्रीफली देखेंगे। जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पहले वाले न्यूरॉन को हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, इसके नर्व टर्मिनल्स में पहुंच जाएगी बच्चों। तो ऑलरेडी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन की जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, सिनेप्टिक बल्ब्स जहां पर होते हैं, वहां पर छोटे छोटे बैग्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं, ठीक। जब ये इंपल्स इस न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पे पहुंचेगी तो होगा क्या? इस न्यूरॉन के बाहर का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है बच्चों, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से किसका मूवमेंट होगा अंदर? कैल्शियम आयंस का। कैल्शियम आयंस का मूवमेंट होता है बच्चों। और जब ये कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा इन सिनेप्टिक बल्ब्स के अंदर, तो इन सिनेप्टिक बल्ब्स में ये जो केमिकल्स जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनसे भरे हुए जो छोटे छोटे बैग्स यानी कि वेसिकल्स हैं, ये फट जाएंगी बच्चों। और फटने के बाद क्या होगा? इनके अंदर जो केमिकल्स भरे हुए हैं, है ना, इनके अंदर जो केमिकल्स भरे हुए हैं बच्चों, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिनको मैं इन डॉट्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये केमिकल्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। किसमें? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ये जो गैप है इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का, जो साइनेप्स वाला पार्ट है बच्चों, जहां पर ये पूरा स्पेस है दो न्यूरॉन्स के बीच में, यहां पर ये रिलीज हो जाएंगे। अब क्या होता है बच्चों? जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, बाद वाला न्यूरॉन, उसकी जो मेम्ब्रेन है, जिसको हमने क्या बोला है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर हमें क्या मिलेंगे? इस मेम्ब्रेन के ऊपर हमें कुछ रिसेप्टर्स मिलेंगे, ठीक है, रिसेप्टर्स मिलेंगे बच्चों, ठीक। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पर रिलीज हुए हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिसेप्टर्स पे आकर बाइंड करेंगे। जो रिसेप्टर्स होते हैं ये पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है उसी के लिए स्पेसिफिक ये रिसेप्टर्स हैं। जब ये रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगा, तो सपोज करो ये रिसेप्टर्स कैसे हैं? इनके पास सोडियम चैनल्स हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने पर ये रिसेप्टर सोडियम चैनल्स को खोल देंगे। हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ईसीएफ में सोडियम ज्यादा होता है। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, तो इन रिसेप्टर्स के बीच में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। और सोडियम कहां से कहां आएगा बच्चों? सोडियम लार्ज नंबर में बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स होगा। अभी तक ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन थी, रेस्टिंग कंडीशन में थी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होती है, लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा है। इसका मतलब अभी तक इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कैसा चार्ज था बच्चों?
अभी तक इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, माइनस चार्ज था इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, है ना, बाहर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो अंदर की मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डीपोलराइज, डीपोलराइजेशन होते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, यानी कि अब एक इलेक्ट्रिक इंपल्स इसके अंदर भी जनरेट हो जाएगी और आगे ट्रेवल करेगी। तो यहां पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए बीच में कौन मीडिएटर बना, किसने मदद करी, केमिकल्स ने, जिनको हमने क्या बोला बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये चीज आई या नहीं आई समझ में बच्चों? अभी जो मैंने पार्ट समझाया है कि कैसे एक साइनेप्स पर तीन पार्ट होते हैं, तीन मेंबर्स, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। वो कब रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स उसके एंड्स पर पहुंचेगी, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, जो वेसिकल्स को बर्स्ट कर देता है और उनसे केमिकल्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं, रिसेप्टर से जुड़ते हैं। अब अगले न्यूरॉन में ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी या नहीं होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है और रिसेप्टर कौन से हैं, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। यदि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है कि वो अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद सोडियम चैनल खोलता है, तो सोडियम ईसीएफ में ज्यादा होता है, तो वो ईसीएफ से आईसीएफ में अंदर आएगा, और जब सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर आता है तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन से एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, तो उस केस में तो यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। लेकिन हर बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो ही सही, ये जरूरी नहीं है बच्चों, ये जरूरी नहीं है, और ये अभी अपन समझेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। आ गया ये समझ में? अभी तक जो समझा है, कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। चलो, है ना। तो साइनेप्स क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब साइनेप्स के टाइप देख लेते हैं और फिर हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे। तो जो साइनेप्स है बच्चों, दो टाइप के होते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होती, यानी कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, ठीक। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इंपल्स ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। यहां पर होगा क्या बच्चों, जब दोनों न्यूरॉन्स, मान लो ये न्यूरॉन है ना, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है, तो यहां पर क्या होगा, जब इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी, इसके एंड में पहुंची, क्योंकि डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में है, तो डायरेक्टली किस में चली जाएगी, नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर बच्चों। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डायरेक्टली दो इलेक्ट्रिक वायर्स को साथ में जोड़ रखा हो। जब दो इलेक्ट्रिक वायर्स को हमने बिल्कुल एंड टू एंड साथ में जोड़ रखा है, तो यदि इसमें करंट फ्लो होगा तो डायरेक्टली दूसरे में चला जाएगा। बीच में आपको यहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या किसी केमिकल की न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर? नहीं है बच्चों, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो एक और चीज यहां पर देखने को मिल रही होगी, समझ में आ रही होगी आपको, कि क्योंकि अब यहां पर केमिकल्स का रिलीज होना, फिर रिसेप्टर से बाइंड होना, चैनल्स का खुलना, डीपोलराइजेशन होना, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, तो इट विल बी अ फास्ट मैकेनिज्म, फास्ट कंडक्शन इन कंपैरिजन टू व्हाट, केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स वही जो अभी अपन ने देखा था, टिपिकल जो अभी डायग्राम देखा था, साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी होगी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी होगा, है ना, वहां केमिकल्स का रिलीज भी होगा, इसलिए उसको हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं। बट यहां पर नहीं है, तो ये फास्ट है। अब ये यदि ये फास्ट कंडक्शन शो कर रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज्यादा एडवांस्ड होता है या केमिकल साइनेप्स ज्यादा एडवांस्ड होता है, तो आप क्या बोलोगे? भाई जो ज्यादा फास्ट, भाई काम क्या है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स का काम क्या है, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जल्दी से जल्दी हो सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द बॉडी। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस बहुत फास्ट कंडक्शन कर रहे हैं, फास्ट ट्रांसमिशन कर रहे हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, टाइम खराब नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगता क्या है हमें कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर मोर एडवांस्ड, बट वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ साइनेप्सेस, लेस एडवांस्ड हैं बच्चों, ये लोअर एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि जो मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ साइनेप्सेस माने जाते हैं वो केमिकल साइनेप्सेस है, जो कि हमारे अंदर हायर एनिमल्स में मिलते हैं।
हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सारे साइनेप्सेस केमिकल साइनेप्स हैं एक्सेप्ट सम साइनेप्सेस इन द सीएनएस। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ये भी दिमाग में आना चाहिए, है ना। दिमाग के घोड़े तो दौड़ाते रहा करो भाई, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए जब भी ऐसी कोई भी बात हो। तो पहले तो ये देख लो भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस किस में ज्यादा कॉमन होते हैं, दीज आर मोर कॉमन इन लोअर एनिमल्स। अब ये भी बताऊंगा अभी कि क्यों मैं केमिकल साइनेप्सेस को रिलेटिवली इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस से स्लो होते हुए भी ज्यादा एडवांस्ड कह रहा हूं बच्चों। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सपोज करो, है ना, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और गुस्सा आपको इतना आ गया कि आपका मन करा यार उसको जोर से एक थप्पड़ मार दूं, एक चाटा रसीद करता हूं, लाफा रसीद करता हूं इसके गाल पे, है ना, कान के नीचे बजाता हूं। आपने हाथ उठाया, हाथ उठाती हैं आपने देखा यार उसके पीछे उसके 4 दोस्त और आगे हट्टे कट्टे मुस्टंडे। अब क्या करोगे, अब भी आप मारोगे या अपना इरादा बदलोगे, है ना। अब यदि समझदार हुए तो अपना इरादा बदल लोगे, हाथ उठा के अंगड़ाई ले लोगे, अरे यार दोस्ती कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, है ना, समझौता कर लेते हैं, ये बोलोगे पिटने से बचना हो तो। लेकिन मान लो हमारे साइनेप्सिस कैसे होते, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, तो क्या होता, एक बार जैसे ही आपने डिसाइड करा कि मुझे इसे लाफा मारना है ना, एक झापट मारना है, वैसे ही आपके ब्रेन ने सोच लिया झापट मारना है भाई, इसको झापट मारना है तो इसको मदद करो झापट मारने में, यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स चालू होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस हैं सारे, तो यहां से लेकर हाथ तक जितने न्यूरॉन्स होंगे उन सबके बीच में इलेक्ट्रिक साइनेप्स है, एक के बाद एक डायरेक्टली करंट ट्रांसमिट होता जाएगा, आपके हाथ की मसल्स तक पहुंचेगा और आप चाटा रसीद कर दोगे। आप रुकना चाह रहे थे, चाहकर भी नहीं रोक पाओगे अपने हाथ को, है ना। आपने हाथ उठाया, दिमाग में तो आया यार रुक जाऊं, लेकिन अब वो एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स निकल चुकी है, वो तो पहुंचेगी, एक बार तो पड़ेगा, चाहे फिर उसके बाद माफी मांगते रहना, लेकिन माफी मांगने का मौका मिलेगा नहीं, पिट जाओगे। लेकिन केमिकल साइनेप्सिस में क्या होता है बच्चों, आपने हाथ उठाया, लेकिन उसी वक्त आपके दिमाग ने डिसीजन चेंज किया, अरे नहीं यार नहीं मारना है इसको, नहीं तो मैं पिट जाऊंगा। तो होगा क्या, क्योंकि बीच में केमिकल साइनेप्सिस हैं, तो बीच में एक और इंपल्स ट्रांसमिट करेगा ब्रेन, और दूसरे पाथवे से बीच के जंक्शन पे जहां पर अभी इलेक्ट्रिक इंपल्स जाने वाली थी, एक ऐसा केमिकल रिलीज हो जाएगा जो अब नेक्स्ट न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट करने की जगह उसके अंदर इंपल्स जनरेशन को ब्लॉक कर देगा। मतलब आपके ब्रेन से जो चाटा मारने के लिए हाथ की मसल्स के लिए इंपल्स निकली थी वो बीच में ही ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा कहां पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स। क्यों, इनमें से सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे नहीं होते कि वो अगले न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट करें ही सही, कई ऐसे भी होते हैं जो इंपल्स जनरेशन को ब्लॉक कर सकते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब भी आप इस तरह का कोई डिसीजन चेंज करोगे तो आपका सीएनएस फटाफट ऐसे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देगा जो बीच के जंक्शन पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे और इंपल्स जनरेशन को बीच में ही रोक देंगे बच्चों। तो इसका मतलब इन शॉर्ट कंसेप्चुअली यदि हम बात करें तो क्यों केमिकल साइनेप्सिस ज्यादा एडवांस्ड है, बिकॉज दे कैन बी रेगुलेटेड। हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वजह से हमारे एक्शंस में, हमारे डिसीजंस में, हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे मूवमेंट इन लोकोमोशन में इतना ज्यादा प्रिसीजन होता है, इतना ज्यादा कंट्रोल होता है जितना कि लोअर एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता बच्चों। That is why we say that chemical synapses are more advanced in comparison to electrical synapses. I think अब ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो केमिकल synapses, the second type of synapses, इनमें synaptic cleft present होगी। impulse transmission occurs with the help of neurotransmitters, that is chemicals released from presynaptic membrane. Clear? तो साइनेप्स एग्जैक्टली क्या होता है, कंसेप्चुअली क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या टाइप होते हैं, कौन सा एडवांस्ड है, कौन सा प्रिमिटिव है, ये अब क्लियर हो गया हमें, हो गया ना। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी हम जो साइनेप्स की बात कर रहे हैं बार बार ये आ रहा है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स भी दो टाइप के हो जाएंगे। एक जो एक न्यूरॉन से रिलीज होने के बाद अगले न्यूरॉन में इंपल्स ट्रांसमिशन कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर भी इंपल्स जनरेशन कर देंगे ताकि जो इंपल्स पीछे से आ रही थी वो अब अगले न्यूरॉन में भी जनरेट होकर आगे बढ़े और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, है ना। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक न्यूरॉन की इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब अगले जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उसको डीपोलराइज करके उसके अंदर भी एक इंपल्स जनरेट कर रहे हैं, उनको तो हम कहते हैं बच्चों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो जैसे यहां पर अभी जो अपन ने डायग्राम देखा था बच्चों, है ना, इससे इंपल्स आ रही है। अब मान लो यहां से कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जो अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को डीपोलराइज न करके हाइपर पोलराइज कर दे, मतलब ऑलरेडी ये रेस्टिंग कंडीशन में थी -70 मिलीवोल्ट पे,
और ये इसको किधर ले जाना चाहिए था? यदि इंपल्स जनरेट करनी तो मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड पहुंचना जरूरी है, टुवर्ड्स पॉजिटिव जानी जरूरी है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसकी जगह ये और ज्यादा पोलराइज कर दे, इसको हाइपर पोलराइज -70 से -80 या -90, तो क्या फिर इंपल्स जनरेट होगी इसके अंदर? नहीं। इनफैक्ट कोई और भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो भी आसानी से इसमें इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। कारण हमें यदि इंपल्स जनरेट करनी है तो -70 से -60 पहुंचाना जरूरी है, और यदि यहां से निकले हुए केमिकल ने इसको हाइपर पोलराइज कर दिया, मतलब -90 ले गया, तो अब इसमें इंपल्स जनरेट करने के लिए -90 से -60 30 मिलीवोल्ट का इंक्रीमेंट चाहिए, जो आसानी से नहीं होगा भाई। कोई छोटा मोटा स्टिमुलस तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद उस मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज कर देते हैं, मतलब उसको कुछ समय के लिए रिफ्रैक्टरी बना देते हैं, उसके अंदर कुछ समय के लिए किसी भी इंपल्स जनरेशन को इनहिबिट कर देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बच्चों, है ना। तो अभी इनका मैकेनिज्म बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। 3 ही केसेस हैं जो बच्चों आपको पता होने चाहिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से वो 3 केसेस हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं बच्चों सबसे पहले अपन, ठीक है। सपोज करो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिसमें इंपल्स आ रही है, ये इंपल्स आ रही है इसमें भी, है ना। इसके अंदर बहुत सारे बैग्स हैं, वेसिकल्स, जिनके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब इंपल्स एंड पर पहुंच जाती है तो बाहर से किसका मूवमेंट होता है? अंदर कैल्शियम आयंस का, और इन कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से ये जो वेसिकल्स है बच्चों, ये बर्स्ट हो जाती है, ये फूट जाती है, इस तरीके से ये फूट जाएगी। और फूटने के बाद क्या होगा बच्चों? बर्स्ट होने के बाद इनके अंदर जो केमिकल है वो बाहर रिलीज हो जाएगा इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। हो गया। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये अपन बना लेते हैं अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों अपनी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तो हो गई प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये वाली हो गई हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी अभी अपन ने बात कर ली थी, तो यहां पर चलो ये रिसेप्टर्स बना लेते हैं अपन, है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूं, ये जो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ये किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है? ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह से बिहेव करेंगे बच्चों? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के केस में जब वो अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तो किसको ओपन करेगा बच्चों? सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे बच्चों यहां पर, तो सोडियम का मूवमेंट कहां से कहां होता है? सोडियम का मूवमेंट होगा बच्चों फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना, आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि ईसीएफ में सोडियम ज्यादा होता है। अभी तक ये मेम्ब्रेन क्या थी बच्चों? जब तक ये चैनल्स नहीं खुले थे, अंदर नेगेटिव चार्ज था इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, क्योंकि ये रेस्टिंग कंडीशन में थी, आरएमपी -70। लेकिन जैसे ही सोडियम आएगा बच्चों, क्या होगा? अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना, यानी कि मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी बच्चों? डीपोलराइज हो जाएगी यहां पर। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन कर देता है, और जब भी डीपोलराइजेशन होगा तो न्यूरॉन के अंदर क्या जनरेट होगी बच्चों? एक नई इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। तो यहां पर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बच्चों, वो जब रिलीज होंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, तो अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करके उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट कर देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद कौन से चैनल्स को खोलते हैं? आपसे पूछा जाता है, सोडियम चैनल्स को खोलते हैं, है ना, उससे डीपोलराइजेशन होता है। अब हम देखेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का मैकेनिज्म। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स,
इनहिबिटरी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के केस में अगेन दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरह के चैनल्स पे ये ऑपरेट कर सकते हैं। वही चीज बना रहे हैं अपन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या आ रही है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रही है, उसके एंड्स में पहुंच रही है। इसके अंदर अगेन क्या प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट हैं बच्चों, जिनके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। है ना। इलेक्ट्रिक इंपल्स के पहुंचते ही क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर रिलीज होगा। न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होने के बाद क्या करेगा बच्चों, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर्स। ठीक है। अब यहां पर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बच्चों, वो दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं, दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स तो क्या करते हैं बच्चों, जब अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं तो कौन से चैनल्स को ओपन करते हैं, क्लोराइड चैनल्स को। कौन से चैनल्स को, क्लोराइड आयन चैनल्स को। और एक चीज याद रखना, मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बोली थी कि सोडियम और क्लोराइड साथ साथ चलते हैं, जहां सोडियम ज्यादा वहां क्लोराइड ज्यादा। सोडियम कहां ज्यादा होता है बच्चों, सोडियम आयन ईसीएफ में ज्यादा होता है, तो क्लोराइड भी ईसीएफ में ही ज्यादा होगा। तो यदि न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद किसको ओपन कर रहा है, क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर रहा है, तो बच्चों क्लोराइड ईसीएफ में ज्यादा होता है, तो क्लोराइड का मूवमेंट कहां से कहां होगा, बाहर से अंदर, है ना। क्योंकि क्लोराइड जैसे सोडियम जैसे बाहर जाता है, वैसे क्लोराइड भी बाहर जाता है। बट अब यहां चक्कर क्या पड़ रहा है, क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है बच्चों। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जब ये इंपल्स इस एंड तक पहुंची तो अभी इसमें तो ट्रांसमिट हुई नहीं थी, ये तो अभी रेस्टिंग कंडीशन में था। रेस्टिंग कंडीशन में था तो इसके अंदर की तरफ बाहर के कंपैरिजन में क्या चार्ज था, नेगेटिव, पोलराइज्ड स्टेट में -70 मिलीवोल्ट, है ना। ऑलरेडी -70 रेस्टिंग कंडीशन में था। अब क्या हुआ, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिसेप्टर से जुड़ा तो क्लोराइड चैनल खुले और क्लोराइड अंदर आ रहा है, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। और जब एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन अंदर आ रहा है बच्चों, तो ये जो -70 मिलीवोल्ट यहां पर पोटेंशियल थी, ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। कितनी, -80 टू -90 चली जाएगी। और ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में नर्व इंपल्स जनरेशन में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है रेस्टिंग के भी और ज्यादा नेगेटिव चली जाती है, -70 से और ज्यादा नेगेटिव, -80 या -90, हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और यदि हमें किसी न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट करनी है तो हमें ऑलमोस्ट -60 मिलीवोल्ट तक पहुंचना जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। -70 से -60 पहुंचना फिर भी आसान है बच्चों, है ना। लेकिन -90 से -90 या -80 से -60 पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा तो अब इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर इंपल्स जनरेशन करना आसान नहीं रहा, इनफैक्ट यहां पर इंपल्स ब्लॉकेड हो गया है। मान लो किसी और न्यूरॉन से यहां पर कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज कर दिया जाए जो सोडियम चैनल्स को ओपन कर दे, वो भी इजीली इस न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर से जुड़ते हैं तो क्लोराइड चैनल्स को खोलते हैं, क्लोराइड अंदर आता है, वो ऑलरेडी रेस्टिंग कंडीशन में प्रेजेंट मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी -70, उसको और ज्यादा नेगेटिव कर देता है, -80 या -90। यानी यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन, जबकि एक्साइटेटरी क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन। एक और तरीके से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क कर सकते हैं बच्चों, वो तरीका क्या है, ये तो मान लो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर तो क्लोराइड चैनल खोल रहा था। कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बच्चों क्या करते हैं, कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो पोटेशियम चैनल्स को खोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम कहां ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, आईसीएफ में। सोडियम ईसीएफ में, सेल के बाहर के फ्लूइड में ज्यादा होता है। पोटेशियम आयन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, आईसीएफ में ज्यादा होता है बच्चों। तो यदि मान लो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज हुआ है, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद पोटेशियम चैनल खोलता है, तो पोटेशियम का मूवमेंट कहां से कहां होगा, पोटेशियम का मूवमेंट होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके साइटोप्लाज्म में से पोटेशियम निकल के बाहर जाएगा।
पोटेशियम कैसा आयन है? पॉजिटिवली चार्ज आयन है बच्चों। ऑलरेडी मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में थी, -70 मिलीवोल्ट। पोटेशियम और बाहर चला गया न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ने के बाद, तो जब पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो अंदर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है ना अंदर। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जो -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल थी वो -80 टू -90 के तरफ जाने लग जाएगी। अगेन यहां पर क्या हो रहा है? हाइपरपोलराइजेशन। तो अगेन इस मेम्ब्रेन के अंदर इंपल्स जनरेशन ब्लॉक होगा, ना कि इंपल्स जनरेट होगी। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हाइपरपोलराइजेशन करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, लेकिन दो मैकेनिज्म्स वहां पॉसिबल है, कुछ पोटेशियम चैनल्स को ओपन करके और कुछ क्लोराइड चैनल्स को ओपन करके। क्लोराइड चैनल ओपन होंगे तो क्लोराइड बाहर से अंदर आएगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा बच्चों। पर दोनों ही केसेस में यहां पर हाइपरपोलराइजेशन होगा, इंपल्स जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। अब ये कहां काम में आता है देखो बॉडी में, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। स्लीपिंग पिल्स है ना, नींद की गोलियां। आपने देखा होगा यदि आपके घर में एल्डरली पीपल हो, बड़े बूढ़े हो, कई बार उनको सोने में तकलीफ होती है, नींद आसानी से नहीं आती, तो डॉक्टर उनको नींद की गोली देते हैं कि भी रात को सोते वक्त आधी एक गोली ले लेना। अब वो काम कैसे करती है बच्चों? वो जो स्लीपिंग पिल्स होती है जनरली उनमें जो केमिकल होता है वो हमारी ही बॉडी में प्रेजेंट एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को रिजेंबल करता है, जिसको हम कहते हैं गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जांपल है ना। तो जब वो स्लीपिंग पिल्स देते हैं हम एल्डरली पीपल को, जिनको नींद नहीं आती है, दिक्कत होती है नींद आने में, तो होता क्या है बच्चों, वो जो गाबा है, जो गाबा को रिजेंबल करने वाली जो गोली का केमिकल है ना, इनमें यूजुअली बेंजोडाइजेपाइन्स होते हैं, बारबिचुरेटिक केमिकल, आप डॉक्टर बनोगे जब समझोगे बच्चों, है ना, सारे केमिकल्स आ जाएंगे आपके एमबीबीएस की पढ़ाई में। तो वो जो केमिकल है वो किन न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़ेगा? जो हमारी एक्टिविटी या अलर्टनेस से रिलेटेड होते हैं। जब तक वो न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड हैं, बंदे को नींद नहीं आएगी, वो अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा। लेकिन यदि मैं उन न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेशन को ब्लॉक कर दूं, बंद कर दूं, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे की अलर्टनेस लेवल कम हो जाएगी, नींद आने लग जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं जनरली, उनको कारण क्या है नींद नहीं आने का? जो नेचुरल वे में गाबा रिलीज होना चाहिए था वो रिलीज नहीं हो पा रहा उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में जितना होना चाहिए। गाबा यदि उनका प्रॉपर्ली रिलीज होता रहता तो गाबा इन एक्टिविटी अलर्टनेस वाले न्यूरॉन्स के रिसेप्टर पे जाकर जुड़ जाता, जब रात होती ऑटोमेटिकली उस समय उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो उनको स्लो डाउन कर देता है, इंपल्स जनरेशन को ब्लॉक कर देता है, नींद आ जाती। अब क्योंकि गाबा नेचुरली रिलीज नहीं हो रहा है बॉडी में फ्रॉम द न्यूरॉन्स, या नहीं बन रहा है, तो हमने उसको ही रिजेंबल करने वाला, उसका ही काम करने वाला एक केमिकल स्लीपिंग पिल्स टैबलेट के फॉर्म में पेशेंट को दे दिया। तो गाबा की जगह वो केमिकल जाकर इन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ेगा, क्लोराइड चैनल को खोलता है बच्चों, वो गाबा क्लोराइड चैनल्स को ही खोलता है, क्लोराइड अंदर आएगा, जो अलर्टनेस से रिलेटेड न्यूरॉन्स थे उनमें इंपल्स जनरेशन रुक जाएगा। अब वो न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो गए हैं कुछ समय के लिए, ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। आया नहीं आया समझ में? तो ये एप्लीकेशन है। सिर्फ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जरूरी नहीं हमारी बॉडी में बच्चों, इनहिबिटरी भी बहुत जरूरी होते हैं, और इसीलिए केमिकल साइनेप्सिस को हम एडवांस्ड टाइप ऑफ साइनेप्सिस कहते हैं। तो आई थिंक अब ये जो फंडा है कि भाई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये फंडा पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपका। अब ये जो नोट्स हैं बच्चों, ये नोट्स आपको पता है, जो भी बच्चे जोश और जुनून बैच में हैं वो आराम से सोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई, और वहां पर जोश और जुनून बैच के अंदर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। वहां पर डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स का एक सेक्शन है, उस सेक्शन में से आप ये जो पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो बच्चों। तो पहले अपन बात करेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो दे इंक्रीज दी परमिएबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन फॉर, कौन से चैनल्स खोलते हैं बच्चों? सोडियम चैनल्स। अभी पूरा समझा दिया है विद डायग्राम, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम की एंट्री, इनफ्लक्स होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा और एक इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। कुछ एग्जांपल्स जो आपसे कॉमनली, लंबी लिस्ट है देखो ऐसे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की, अनएंडिंग लिस्ट है, जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो खूब लंबी लिस्ट पढ़ोगे। आपके काम के जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो जो आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्या क्या याद होने चाहिए एक्साइटेटरी में? एसिटाइलकोलिन एक एक्साइटेटरी है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, है ना। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं बच्चों। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर से जुड़ता है तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा, शुरुआत में धीरे होता है, बाद में फिर वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं। तो शुरुआत में तो लीकी चैनल्स ओपन होंगे, लीकी चैनल्स के थ्रू जो पोटेंशियल बढ़ती है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा धीरे बढ़ती है, और वोल्टेज गेटेड से एकदम से शूट होती है। तो ये जो धीरे शुरुआत में फ्रॉम रेस्टिंग टू थ्रेशोल्ड जो पोटेंशियल जाती है ना बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर देख लेना, जिसको समझ में नहीं आ रहा बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, जो -70 से -60 जाती है उसको हम कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, है ना। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब भी रिलीज होगा
तो क्या होगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चालू होगी, जिसको हम कहेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल। और ये जो ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप होगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बिकॉज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे और एक इंपल्स जनरेट होगी। इस ग्रेडेड पोटेंशियल का कई बार आपसे नाम पूछा जाता है, क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों नीट में, ऑप्शंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया लेकिन ऑप्शंस में ये टर्म्स यूज हुए थे, ईपीएसपी आईपीएसपी, तो ये अपने को पता होने चाहिए। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो थ्रेशोल्ड की तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ती है बच्चों फ्रॉम -70 टू -60, उसको हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। और उसका एक स्पेसिफिक नाम क्या दे देंगे, क्योंकि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की पोटेंशियल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जनरेट हो रही है और अल्टीमेटली इसकी वजह से एक्साइटेशन भी होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, तो इसको हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, दैट इज ईपीएसपी। ईपीएसपी याद रख लेना आप, तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों? नहीं हो तो पूछ लो चैट के अंदर अभी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अब भी पूरा समझा दिया है डायग्राम के अंदर मैंने कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, ये वाले हाइपर पोलराइजेशन करेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, दो तरीके से, या तो क्लोराइड चैनल ओपन करेंगे या पोटेशियम चैनल ओपन करेंगे। क्लोराइड चैनल ओपन करेंगे तो क्लोराइड की एंट्री कहां से कहां होगी बच्चों, क्लोराइड बाहर से अंदर आएगा क्योंकि क्लोराइड ईसीएफ में ज्यादा होता है। और पोटेशियम चैनल ओपन करेंगे तो पोटेशियम न्यूरॉन से बाहर जाएगा। दोनों ही केस में क्या होगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी, उसके अंदर इंपल्स जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो दिस रिजल्ट्स इन नर्व ब्लॉकेड, इंपल्स ब्लॉकेड हो जाएगा बच्चों। आप चाहकर भी कुछ समय के लिए उस न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जनरेशन नहीं कर पाओगे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देना पड़ेगा। और यही नींद के दौरान होता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे अलर्टनेस से रिलेटेड न्यूरॉन्स हाइपरपोलराइज हो रखे हैं, तो छोटी मोटी आवाज से तो बंदा जगता ही नहीं है, दो चार थप्पड़ मार दो तब जाके जगता है यदि गहरी नींद में हो तो। कारण उस समय थ्रेशोल्ड बढ़ गया ना भाई, पहले आपको -70 से -60 जाना था तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं थी। अब आपको -90 से -60 जाना है, 30 मिलीवोल्ट बढ़ाना है, तो उसके लिए स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, लंबी ड्यूरेशन का भी होना चाहिए। आपको ऊंची आवाज देनी पड़ेगी, ज्यादा बार आवाज देनी पड़ेगी, तब जाके बंदा जगेगा। तो देखो बच्चों, कंसेप्चुअली पढ़ो ना तो बायोलॉजी बहुत मजेदार है, आप हर चीज को प्रॉपर्ली रिलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? दो एग्जांपल्स ही आपको याद रखने हैं यहाँ पर, एक तो ग्लाइसिन और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों गाबा, जो क्लोराइड चैनल्स खोलता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो आई होप अगेन आज के लेक्चर में मजा आया होगा। इसी के साथ बच्चों जो नर्वस टिश्यू से रिलेटेड पूरा पार्ट है, स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है अब, है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी ऑल्सो। कोई सा भी क्वेश्चन बन के आ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ के आपने याद कर लिए नोट्स, देखो समझना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के बाद नोट्स को याद करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले समझो, समझने के लिए जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, लेक्चर्स को अच्छे से देखो, प्रॉपर्ली ये जो हैंड रिटन नोट्स इनको डाउनलोड करो, एक फाइल बनाओ और उसके बाद समझने के बाद याद करो। कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है बच्चों। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन। कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो शाम को हमारा लाइव लेक्चर है, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स, है ना। उसके अंदर आज हमें पढ़ना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइम परमिट करेगा तो दोनों टॉपिक्स हम आज उसमें कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी लाइव लेक्चर्स के अपडेट हैं आपको हम व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर देते हैं, जितने भी बच्चे सोचिंग ऐप पे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स हैं जोशन जुनून बेच के, आपको ऐप के डैशबोर्ड पे भी लिंक्स अपडेट कर दिए जाते हैं जब भी लेक्चर होता है, तो आप बीच बीच में ऐप खोल के देख लिया करो भाई, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे व्हाट्सएप पे तो हम आपको शेयर कर ही देते हैं और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी आपको मिल ही जाता होगा। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह से पढ़ाई जारी करेंगे अपन। क्या पूछ रहे हो भाई? सर आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। देखो मेरा तो एक ही मोटिव है कि मेरी जो नॉलेज है वो आपको डिलीवर कर सकूं। मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, देखो मेरा काम हो गया है ना, डॉक्टर भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया है। तो अब जो मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि भाई जो मुझे मिला है मैं सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दूँ। और मेरी कोशिश यही है कि भाई हर वो बच्चा जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, लेकिन किसी कारण से कई बार क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्वालिटी मटीरियल नहीं मिल पाता है, क्वालिटी लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो उस कारण से उसका सपना नहीं टूटे भाई, सबका सपना पूरा हो डॉक्टर बनने का। चलो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लाइव लेक्चर में बच्चों।